तो सबसे पहले गुमनामी बाबा के बारे में किसने बताया? कहाँ से पता चला कि ऐसे कोई बाबा जी हैं? सबसे पहले हुआ क्या था, सबसे पहले अगर आप बोलेंगे तो हुआ क्या था कि गुमनामी बाबा नाम की क्या चिड़िया है या क्या आदमी कैरेक्टर है किसी को नहीं मालूम था, ठीक है। इट वॉज कम्प्लीटली ऑफ द रडार। ठीक है। तो गुमनामी बाबा के बारे में मतलब आप जो कह सकते हैं कि उनके बारे में जो लोगों को जानकारी हुई है वो उनके मरने के बाद सितंबर 85 में, जब उन्होंने चुपपटक उन्होंने बड़ा उनका अंतिम संस्कार कर दिया। तो उनके एक चेले के मुंह से निकल गया कि साहब ये तो जिसकी अंतिम संस्कार में 13 लाख लोग होने चाहिए थे वहाँ पे 13 आदमी आए हैं सिर्फ। तो वहाँ के लोकल मीडिया ने पकड़ लिया। वो क्या एक बार वापस बताइए? जिसकी अंतिम संस्कार में 13 लाख लोग होने चाहिए थे वहाँ पे सिर्फ 13 लोग, हम सिर्फ 13 लोग हैं। वो एक थे वहाँ पे पंडित रामकृष्ण मिश्रा जी अयोध्या के, वो सेंटी होकर के उन्होंने बोल दिया, वो उनके फॉलोवर थे। तो और मतलब वो पहले से जानते थे? हाँ, वो जो 13 लोग थे वो उनके आसपास वाले थे, उन्हीं के जानने वाले। तो उसमें से एक के मुंह से निकल गया, सेंटी वो बेचारा रो पड़ा देख करके कि साहब ये तो जिसके 13 लाख होने चाहिए उसमें 13 आदमी सिर्फ करके। तो वहाँ से वो इशू गर्म एकदम से निकला फैज़ाबाद में। तो वहाँ पे एक छोटा सा पेपर था नए लोग, उसके एडिटर अशोक टंडन जी। तो अशोक टंडन जी ने ये चीज़ मीडिया में वो पहली बार पकड़ ली कि नेताजी बोलने का बात आ रहा है। तो आप अगर आप बोलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट अशोक टंडन जी ने ये बात निकाली। मैं उनसे बाद में उनसे मिला, मैंने काफ़ी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उसके बाद में उसके थोड़ा जब वो चीज़ें खुल गई, 85 की बात मैं कर रहा हूँ, तो वहाँ लोकल लेवल पे यूपी में बवाल मचना शुरू हो गया, लखनऊ में, अयोध्या के अंदर। तो जब बवाल मचा तो एकदम छूटते वो उनका जो घर में सामान था लोगों ने पहली बार देखा अंदर जाकर के, पुलिस उन्होंने ताले लगा दिए सब अलग अलग, क्योंकि उनके जो चेलों चपाड़ों में भी आपस में टसल थी। तो जैसे ही उनकी डेथ होती है बॉडी को निकाल के ले जाते हैं, वो उनके तब के ताले लग गए। आपने लगाया, मैंने इसमें ताला लगा दिया, फिर पुलिस ने भी ताला लगा दिया। तो सामान पुलिस ने सीज कर दिया उनका। तो बाद में फिर क्या हुआ कि ये जब घटनाक्रम चल रहा था तो नेताजी के परिवार के 2 लोग वहाँ पहुँचे। आज ये मुझे ब्लेम ठोक रहे हैं। एक चीज़ आपको मैं बताना भूल गया, आपने नेताजी के परिवार की बात बोली ना। 1973 खोसला कमीशन काम कर रही थी 1970 से 74 के बीच में। आपको मैं पहले बताया था ना कि कमीशन के सामने अलग अलग पार्टीज़ होती हैं, ठीक है, उनके वकील होते हैं, और एक कमीशन में आर्गूमेंट सेशन होता है जहाँ पे उनका गवर्नमेंट का उनका जो वकील है अलग अलग पार्टीज़ के, वो अपना केस बनाते हैं। ठीक है। खोसला कमीशन के सामने नेताजी के परिवार का वकील था ND मजूमदार, बैरिस्टर, लंदन ट्रेन, बड़ा एमिनेंट आदमी था, पहले लॉ मिनिस्टर था वेस्ट बंगाल का। और उस ज़माने का वेस्ट बंगाल बहुत, आज का हिसाब मत मिलाइए, बहुत पढ़े लिखे भद्र लोग टाइप लोग थे उस ज़माने में। और ये फ्रीडम फाइटर था बहुत बड़ा, और लॉ मिनिस्टर था पहले, और बैरिस्टर यूके ट्रेन लॉयर था। नेताजी के परिवार का वो वकील था। उसका स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड ये है कि 1973 में सुभाष चंद्र बोस जीवित हैं, लेकिन देयर आर सर्टेन इशूज़ कंसर्निंग वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्राइम्स, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं आ सकते। इस तरह का उन्होंने आर्गूमेंट वहाँ पे कमीशन नेताजी के परिवार ने, वकील परिवार की भाषा बोलता है, ठीक है। ताश परिवार के लोग जो, क्योंकि मीडिया में किसी को परिवार की हिस्ट्री नहीं पता, उसने आके बाइट दी कि एक बैठा हुआ वहाँ पे जापान में एक बैठा है, उसने कहा जी नेताजी के परिवार के लोगों ने कहा कि ये सब झूठी कहानी है। कोई उनको ये नहीं पूछेगा कि बाबा आपके तो खानदान की जो आपके बड़े थे उनका वकील ने जाकर के कमीशन में ऑन रिकॉर्ड गवाही दी है, तो मीडिया में बाइट दे रहा है। तो किसी जर्नलिस्ट के पास में वो टाइम नहीं है रिसर्च करने का, स्टडी करने का। आई डोंट ब्लेम देम फॉर इट। यू आर टेकिंग हिम ऑन फेस वैल्यू कि नेताजी का रिलेटिव सच बोल रहा होगा, आपको नहीं पता वो क्या सच झूठ बोल रहा है। और ये उनका ऑफिशियल स्टैंड है नेताजी की फैमिली का कि 73 में वो जीवित हैं और वॉर क्राइम्स का कुछ इशू है करके, ठीक। और ये बात गुमनामी बाबा से जुड़ी हुई है डायरेक्टली, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आया। उसके बाद में जब ये बवाल मचा तो नेताजी के परिवार के 2 सदस्य वहाँ पे, एक उनका भांजा और एक भतीजी वहाँ पर आए। भांजे को मैं साइड कर रहा हूँ बिकॉज भांजे ने कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दी आने के बाद में, लेकिन भतीजी ने उनका सामान आइडेंटिफाई किया कि ये मेरे दादा का है, दादाजी का छतरा है, नेताजी के फादर का, ये मेरे चाचा का है, ये मेरे घर वालों का है, ये वो है, ये वो है, ये। उसका रो रो के बुरा हाल हो गया कि ये तो मेरा चाचा है। उसने फिर जाकर के बवाल मचाया। अब वो शी वॉज अ पर्सन ऑफ पॉलिटिकल थिंग, उस टाइम कांग्रेस भी थी, बाद में तो छोड़ दी उसने खुंदक में आकर के। वो जाकर के गई मुख्यमंत्री के पास में, वीर बहादुर सिंह के पास में। तो बाद में जब मालूम चला, उन्होंने बताया कि वीर बहादुर ने बोला कि ये मुद्दा तेरे मेरे बीच का, मतलब ये मुद्दा बड़ा वो है, मतलब मेरे बस का नहीं है, तो कोर्ट में चली जा। तो उसने जाके कोर्ट में जाके केस फाइल कर दिया 1985 में, ठीक है, भतीजी ने।
और भतीजी का 2 जर्नलिस्ट और भी थे वहाँ पे। हाँ, मैं आपको बताना भूल गया कि टंडन जी ने जो इन्वेस्टिगेशन की, वो उन्होंने खबर को ब्रेक खबर किया। छापी थी, ठीक है। उसके बाद में वहाँ पे इंग्लिश का एक बहुत बड़ा अखबार आता था, नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका, आजकल बंद हो गया वो। हिंदुस्तान टाइम्स की बिल्डिंग जहाँ पर अभी लखनऊ में, वो NIP का ही ऑफिस था। तो उसका गोमती नगर वाला, हाँ गोमती नगर में ना हाँ, टाइम्स, तो वो जहाँ हिंदुस्तान टाइम्स का अभी ऑफिस है, वो बेसिकली नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका का ही उन्होंने मतलब लिया। वो बंद हो गया, लेकिन वो उस जमाने में काफ़ी चलता था। ठीक है। या आपका अमृत विजय पत्रिका वगैरह का ही कंसर्न था। तो उसके एडिटर जो थे तुषार कांति घोष, कलकत्ता बंगाल के जाने माने बड़े और एक जमाने से बाशुद किताब भी थे वो उसके एडिटर थे। तो ये बड़ा पेपर था इंग्लिश का। तो जब ये खबरें उछलनी शुरू हुई, जिसको ब्रेक किया टंडन जी ने, तो उन्होंने एक स्पेशल टीम बनाई इंक्वायरी के लिए। तो उसमें 3 लोग थे, निर्मल निवेदन जिसको दिल्ली से लाया गया, और प्रोफेसर VN अरोड़ा जी, और कौसर हुसैन साहब, जो कौसर हुसैन जी वहाँ के वो थे, क्या नाम है, न्यूज़ एडिटर थे। तो कौसर हुसैन जी की डेथ हो गई है, मुखर्जी कमीशन में आए थे। तो उन्होंने भी, उनकी इन्वेस्टिगेशन काफ़ी अच्छी थी, उन्होंने कहा ये वही हैं। अरोड़ा जी अभी हैं, अरोड़ा जी मिलिट्री स्कूल के प्रिंसिपल भी थे बीच में, तो अरोड़ा जी हैं। निर्मल निवेदन जो था वो सबसे ज़्यादा हाई प्रोफाइल था। जैसे निर्मल निवेदन आज के दिन में अगर वो जीवित होता तो ही वुड बी वन ऑफ द टॉप मोस्ट जर्नलिस्ट। शेखर गुप्ता का कंटेम्परी था, उनका दोस्त था। उसकी लिखी हुई किताबें अभी तक बिकती हैं, जो उसने किताबें लिखी हैं नॉर्थ ईस्टर्न, उसके ऊपर वहाँ पे जो प्रॉब्लम चल रही है। आई थिंक उसकी वाइफ वॉज एन IAS ऑफिसर। तो निर्मल निवेदन वॉज अ वेरी हाई प्रोफाइल, वेरी वेस्टर्नाइज एंड इंग्लिश स्पीकिंग जर्नलिस्ट। ही वॉज ब्रॉट फ्रॉम दिल्ली, एंड उन्होंने सीरीज़ ऑफ आर्टिकल लिखे जिसमें उन्होंने, उनको जो डेटा मिला, मैं तो खैर उनसे, क्योंकि मैं उनके बहुत बाद में मैंने एक्टिव हुआ तो मुझे बहुत एविडेंस ज़्यादा मिल गया, लेकिन उन्होंने जो उनको मिला था उन्होंने बोला ये अभी सुभाष चंद्र बोस है। उसके बाद निवेदन साहब दिल्ली आ गए, उनके ऊपर ट्रक चढ़ गया, फिर वो मर गए वहाँ पे वो। लेकिन बाकी वो था कि ये जब ये सब निकला तो वो नेताजी की भतीजी वगैरह पर आई, उन्होंने बोला, फिर उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया उन्होंने मिल करके। तो कौसर हुसैन ने काफ़ी मदद करी इसको निकालने में। तो वहाँ पे वो जाकर के वो गए, तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ये जो सामान इस आदमी का है इसको प्रॉपर, क्योंकि उसने नेताजी की भतीजी ने ये बोला कि ये सामान मेरे चाचा का दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोर्ट की लैंग्वेज में तो वो लिखेगी नहीं कि मेरे चाचा जी हैं। बोला कि ये अगर मेरे चाचा का निकलता है तो ये नेशनल म्यूजियम, नेशनल आर्काइव में जाना चाहिए, ये राष्ट्र की धरोहर है। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इस सामान को, सारे सामान को जो भी पुलिस कस्टडी में है, इसकी प्रॉपर इन्वेंट्री बना करके इसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में इसको सील कर दो उसको। तो ये ऑर्डर उन्होंने एक झटके में ऑर्डर दे दिया, और वो उसके बाद से उन्होंने जो उनका सामान था गुमनामी बाबा का, जो उनकी खासकर लेटर वेटर या और चीज़ था, जो चीज़ें, उसकी सारी इन्वेंट्री बनी 87 तक, और सारा सामान उठा करके उन्होंने वो डाल दिया इन्वेंट्री के अंदर। इसके बाद इस केस में नया मोड़ आता है कि साल 2012 के आसपास में ललिता, इसका जो केस नेताजी की भतीजा ललिता बोस ने केस लगाया था, वो केस आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ने इग्नोर कर दिया, तो कुछ हुआ नहीं उसके ऊपर। हाँ, सामान बच गया उनका, लेकिन इंक्वायरी कुछ, सामान क्या आज भी रखा हुआ उनका? हाँ, सामान का बता रहा हूँ क्या आगे आगे सामान की कहानी और इंटरेस्टिंग है अभी। सामान उनका वहाँ चला गया कोर्ट में। तो फैज़ाबाद में, अयोध्या में, जिस घर में उनका, अच्छा, गुमनामी बाबा जो शब्द है वो, जब ये इनकी डेथ होती है उसके बाद लोकल मीडिया ने उनका नाम दिया। तो आदमी कभी गुमनामी बाबा के नाम से नहीं जाना चाहता था अपने जीवन काल में। जो वर्ड लोग उनके लिए यूज़ करते थे, उनसे मिलने वाले, उनको भगवान जी बोलते थे। भगवान जी? हाँ, जो लोग उनसे मिलते थे उनको भगवान जी कहते थे। कहने को उनके नाम बहुत, श्री स्वामी, ये वो, जनरल डेथ, जनरल शिवा, मेंडिकस, उसके अलग अलग नाम थे। योर डेड मैन, जब वो बात करते थे अपने बारे में तो बोलते थे योर डेड मैन, तुम्हारा मृत व्यक्ति, डेड घोस्ट, भूत, ऐसे बोलते थे अपने बारे में। तो इस तरह की बात। लेकिन जो जो लोग उनसे मिलने जाते थे उनको भगवान जी बोलते थे। तो वो वर्ड भगवान जी है, वो उनका, वो गुमनामी बाबा इज़ अ मीडिया क्रिएशन। ठीक है। तो ही वॉज नेवर नोन बाय दैट, वो तो अब उनका नाम पड़ गया गुमनामी बाबा। तो ये तो ये जिस घर में भगवान जी की डेथ हुई है अयोध्या में, तो जो उसके मकान मालिक शक्ति भाई साहब, शक्ति सिंह जी हैं, उन्होंने, वो उसके पीछे पड़े हुए हैं केस के उस टाइम से देखिए। तो उन्होंने, शक्ति सिंह ने कोर्ट में केस ठोक दिया फिर से। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन दोनों केसेस को क्लब कर दिया। जो केस नेताजी की भतीजी ने फाइल किया था 85 और में, शक्ति सिंह जी और शक्ति भाई साहब ने जो ठीक केस है। किया, उन दोनों क्लब करके उसका ऑर्डर मेरे ख्याल से ये 2013 में आ गया। तो वहाँ बड़े, उस ज़माने में जस्टिस देवी प्रसाद सिंह जी की बेंच थी, और जस्टिस दीक्षित का नाम मैं भूल गया, सेकंड फर्स्ट नेम, बाकी जस्टिस देवी प्रसाद सिंह जी की बेंच। तो देवी प्रसाद सिंह जी, उन्होंने ऑर्डर, बहुत अच्छा ऑर्डर दिया, और कोर्ट का ऑर्डर उसमें दिया, और उन्होंने उस कोर्ट के ऑर्डर में उन्होंने ऑर्डर मेरी तारीफ़ करी बाय द वे उसमें, जबकि उन्होंने मेरी पुरानी किताब पढ़ी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि इसने जो भी लिखा है वो बहुत ठीक लिखा है, और हमें समझ में नहीं आ रहा कि सरकार
लोकल स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रही है? मतलब कोर्ट ने, मतलब वन ऑफ द रीज़न मैं आपसे बहुत चौड़ा के बात कर रहा हूँ, और आई एम अ वेरी गुड, मुझे किसी जर्मनी में बैठे बंदे की मुझे वो नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है पब्लिसिटी मिल जाएगी आपको, मीडिया में आपको यूट्यूब के हिट मिल जाएंगे, मुझे कोर्ट ने मेरी तारीफ़ करी हुई है राइटिंग के अंदर। आई डोंट नीड योर कि आप मेरे को बैठ के मेरे बारे में बोल दो बैठ के कि ये है वो है बीजेपी का, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। कोर्ट का ऑर्डर मेरे फेवर में, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर पढ़ लो, अनुधर के बारे में क्या लिखा हुआ उसके अंदर, स्पेशल बना करके करके, ठीक है, कि व्हाट इज राइटिंग इज राइट, प्राइमा फेसी करेक्ट, दैट व्हाट दे हैव मेंशन। और क्या लिखेंगे प्राइमा फेसी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन मेरे पे नहीं थी, बट प्राइमा फेसी करेक्ट जो मैं लिख रहा हूँ। तो कोर्ट ने आदेश दिया कि ये सारा सामान उठा करके जो हमारे आदेश पे, कोर्ट के आदेश पे डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी में रखा गया था, इसे किसी म्यूजियम में डिस्प्ले किया जाए। नाउ प्लीज़ आस्क योर सेल्फ कि देर आर 5,000 बाबाज लिविंग इन 5,000 क्या 50,000 ले रहे होंगे बाबा, कितने बाबाओं के सामान को डिस्प्ले कर देते हैं जाके म्यूजियम में। बट कोर्ट ने बोला बिकॉज दे कुड अंडरस्टैंड कि दे कुड रिलेट कि इसमें कुछ इशू है, उसने कहा इसको डिस्प्ले पे लगाया जाए। और दूसरा, इस केस के ऊपर कोई प्रॉपर एक्सपर्ट्स को मिला करके इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए, एक्सपर्ट्स को बिठा करके। तो कोर्ट ने ये तो आदेश दिए, तो उन्होंने कहा आपकी इसको आपको प्रॉपर इसको सामान को किसी पर डिस्प्ले करो। तो उस टाइम पे यहाँ दिल्ली में कुछ प्रकरण चल रहा था, अब वो अलग कहानी है, लेकिन उस टाइम पे हम लोग मीडिया में काफ़ी आ रहे थे। तो हम लोग फिर, हम का मतलब मैं और मेरा दोस्त चंद्रचूड़ घोष और हमारे जो मिशन नेताजी हमारे जो ग्रुप है उसके साथी अलग अलग जो अलग, वो हम लोग जाते हैं और वहाँ से नेताजी के परिवार के कुछ लोग हमारे साथ में जो हैं, तो परिवार के लोग हमारे साथ भी हैं बाय द वे, ठीक है। तो वो हम परिवार के लोग हम मिलके हम अखिलेश यादव जी से मिलने गए जो मुख्यमंत्री, सारे मीडिया में खबर थी, है सारे पेपर में छपा था। तो अखिलेश यादव जी से हम लोग मिले और तो हमने उनको बताया कि आपको ये सामान अच्छा रखवाना है और ये क्या नाम है, इंक्वायरी प्रॉपर जैसे कोर्ट ने बोला इंक्वायरी करवानी चाहिए। लंबी चौड़ी मीटिंग हुई। उसके बाद में सामान का तो ऑलरेडी वो डिसीजन, क्योंकि वो इग्नोर नहीं कर सकते, कोर्ट का ऑर्डर था। तो उन्होंने, अखिलेश यादव जी की सरकार ने क्या काम किया कि उन्होंने एक राम कथा संग्रहालय नाम की बिल्डिंग है अयोध्या में, राम मंदिर के बिल्कुल आसपास में, अच्छा डिसेंट बिल्डिंग है, मतलब वहाँ मैंने जब गया था पहले तो मुझे अयोध्या में कोई डिसेंट बिल्डिंग भी दिखाई नहीं दी थी करके, यू नो व्हाट काइंड ऑफ दी स्मॉल टाउन्स आर। तो उसमें राम कथा संग्रहालय में वहाँ पे नीचे की जो फ्लोर में, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग थी कि जब वो 93 में जो ढांचा गिरा था तो नीचे से मंदिरों के अवशेष निकाले थे बहुत सारे पुराने ज़माने के, तो उसको उन्होंने डिस्प्ले कर रखा था। तो उसी के फर्स्ट फ्लोर पे उन्होंने पूरी बाकायदा एक गैलरी बना करके, बड़ी अच्छी, बहुत अच्छी, मैन आई वुड से वाज नाइस गैलरी बना के उनके सामान में से 400 ऑब्जेक्ट को उन्होंने बाइनोकुलर्स ये वो उनके चश्मे वश्मे वो उनको डिस्प्ले कर दिया। तो ये काम अखिलेश यादव जी की गवर्नमेंट की सरकार के टाइम पे हो गया, ठीक है, कि उन्होंने म्यूजियम बना के कोर्ट के ऑर्डर पे उन्होंने वो करवा दिया। ठीक है। उसके बाद महाराज की गवर्नमेंट आती है योगी जी की। तो शुरुआत में हमको सुनने में आया था कि उसको मुख्यमंत्री आके उसको अनवेल करेंगे म्यूजियम को, लेकिन वो दिन है और उसके बाद आज का दिन है, मुख्यमंत्री जब भी वहाँ गए वो ऊपर नहीं गए। तो कंडीशन ये हो गई थी बीच में 2-3 साल से, मतलब से 7-8 साल से, कि आप रामकथा संग्रहालय में जाइए, नीचे के फ्लोर में आप देख सकते हैं ऊपर में ताला लगा हुआ। तो टेक्निकली इफ़ यू आस्क मी, अगर मेरे साथ प्रशांत भूषण खड़ा हो तो एक झटके में यूपी गवर्नमेंट फंसेगी इसके अंदर। आप ओपन खुल्लम खुल्ला कोर्ट का वायलेशन ऑर्डर कर रहे हैं, कोर्ट ने आपको इस सामान को डिस्प्ले करने के लिए कहा था। आपने, प्रशांत भूषण, मैं इसलिए कह रहा हूँ प्रशांत भूषण बहुत बड़ा वकील है ना, तो आपको कोर्ट कचहरी में खासकर जो ऐसे मुद्दे हैं तभी जॉब जब तक तुम्हारे पीछे बड़ा वकील खड़ा हो, छोटे मोटे को सुनता कोई नहीं है। बड़े वकील के पास में पावर करने का, आर्गूमेंट करने का वो होता है, वो गवर्नमेंट को आर्गू कर सकते हैं, ठीक है, और वो गवर्नमेंट के खिलाफ बोल सकते हैं ना। गवर्नमेंट अब जो बीजेपी को सपोर्ट करेगा वो तो मेरे को सपोर्ट में रहेगा कोर्ट में कोई, ठीक है। तो वो उन्होंने नहीं वही किया, तो वो उन्होंने नहीं किया। अब करते 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 वो जो रामकथा संग्रहालय है वो उन्होंने राम म्यूजियम ट्रस्ट को पकड़ा दिया, जो अभी मंदिर बना वहाँ पे करके। अभी लेटेस्ट खबर आई है कि उन्होंने म्यूजियम से सामान हटा करके उन्होंने किसी और भवन में डाल दिया। बट द आइडिया इज़ कि वो पब्लिक को नहीं खोल के देखने नहीं दे रहे, और वो नहीं देखने दे रहे, बड़ा बड़ा प्योर कॉमन सेंस है, वो हमें पता क्यों नहीं अलाउ कर रहे। उनको पता है कि वो विजुअल एविडेंस है, कोई भी आदमी वहाँ जाएगा उसको किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जब उसको वो देखेगा अपनी आँख से कि यहाँ एक बाबा बैठा हुआ है यूपी के अंदर, ठीक है। और यूपी में आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, ये मुझे जगमोहन जी ने मुझे ये बात बोली थी जब मेरी पहली किताब पढ़ करके। एक जगह है बस्ती, अगर आप यू मस्ट बी अवेयर ऑफ व्हाट इज, बट काइंड ऑफ प्लेस बस्ती। बस्ती इज़ अ वेरी बैक ऑफ द बियॉन्ड काइंड ऑफ अ वेरी स्मॉल टाउन इन इंडिया। देखिए हाउ आर स्मॉल टाउन हमको पता है। तो उसमें मान लीजिए कि आज बस्ती में आपकी मेरी पोस्टिंग होती है,
हम दोनों लोकल इंटेलिजेंस यूनिट में काम करते हैं, आप मेरे सीनियर हो, मैं आपका जूनियर हूँ। हाँ, तो ये इसका आइडिया मुझे जगमोहन जी ने दिया था, गवर्नर साहब ने, जब उन्होंने मेरी किताब पे डिस्कशन हुआ था IISc में, तो उन्होंने मुझे पढ़ के कुछ बताया था इस बारे में। तो उन्होंने, तो अगर मान लीजिए कि मैं आपको आज रिपोर्ट करता हूँ कि सर एक शहर में नया बाबा आया बस्ती में, मैं आज की बात कर रहा हूँ 25 की, साल 2025 की, कि शहर में नया बाबा आया, बाबा टाइम मैगजीन पढ़ता है अमेरिका वाली। तो आप मुझे बोलोगे कौन सा बाबा पैदा हो गया टाइम मैगजीन पढ़ने वाला बस्ती में, इसकी तू रिपोर्ट बना के दे मुझे, और मैं उसके पूरे खानदान के 7 पुश्तों की रिपोर्ट निकाल के आपको दूंगा। यू एक्सपेक्ट अ बाबा लिविंग इन बस्ती इन 1960s, वो रीडर डाइजेस्ट पढ़ रहा है, पीजी वुडहाउस के नावल पढ़े हैं, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के सारे वॉल्यूम पढ़े हैं, हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन विल एंड एरियन डूरेंट के सारे वॉल्यूम पढ़े हैं, उसके कमेंट्स नोट मार्जिन पे, विलियम शेक्सपियर पढ़ रहा है, ऑर्गेनाइजर पढ़ रहा है, पायनियर पढ़ रहा है, बंगाली ख्वार पढ़ रहा है। कौन बाबे ऐसी हज़ारों किताबें दुनिया में ऐसा टॉपिक हो जो ना उसके ऊपर पढ़ के कमेंट किए मार्जिन पे, बड़े 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 इंटरेस्टिंग कोटेशन दिए। कौन बाबा पढ़ता है पीजी वुडहाउस? जिस बाबा को, जिस हिंदू होली मैन को अगर अंग्रेजी बोलनी आ जाए, क्या होता है उसके बाद? अमेरिका में आते हैं ना 6 महीने, महेंद्र मिश्र के पीछे बीटल्स आ गए थे यहाँ पे। ये आदमी बहुत हाई लेवल में वॉज वेरी, उसको उसकी अंग्रेजी और उसकी संस्कृत उसको आ रही है, अंग्रेजी उसको बहुत अच्छी लिख रहा है, बंगला उसकी बहुत अच्छी। तो ये फाइंडिंग्स आई थी, कब आई थी ये सब रिकॉर्ड पर, ये सारा सामान जगमोहन जी ने आपको बताया था ये? नहीं, जगमोहन जी तो मुझे एक आइडिया दिया था कि कौन बाबा पढ़, टाइम मैगजीन कौन से बाबा पढ़ते हैं देश में। तो कुछ समय वो बस्ती में भी रहे? हाँ, बस्ती में 10 साल रहे, बस्ती में रहे। बस मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि ये, तो उनके बारे में मैं आता हूँ उस पर। मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि ये सारा सामान वो मिला, वो सामान आज के दिन में आप उस म्यूजियम में जाएंगे, आप देखेंगे यहाँ इतना बड़ा जर्मन बाइनोकुलर्स है, स्मोकिंग पाइप हैं बड़े बड़े हाई क्वालिटी के, चश्मे हैं गोल हाई क्वालिटी के, किताबें आप देखेंगे, आपको मालूम चल रहा है किताबें देखिए, किताबें क्यों लगाते हैं हम लोग शेल्फ में। एक स्टेटमेंट आती है ना, कौन आदमी रीडर डाइजेस्ट पढ़ता है, कौन आदमी इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पढ़ता है, पीजी वुडहाउस कितनों लोगों को पढ़ने पड़ेगा, पीजी वुडहाउस पढ़ने वाली कौन सी क्लास होती है। आपको मालूम चल जाएगा कि ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा हाई फैमिली का, हाई सोसाइटी का, बहुत पढ़ा लिखा अमीर आदमी का कोई बच्चा बैठा है, ये कोई बाबा नहीं है ऑर्डनरी कोई। यू डोंट रिक्वायर एनी एविडेंस फॉर इट। वो लोग शक्ल देके पहचान देंगे, यार ये सर्वे ऑफ इंडिया के मैप, इतने बड़े बड़े मैप क्यों रखे हैं उसने, बैटन कौन रखता है अपने पास में। अब मेरे पास वो मुझे याद नहीं है, लेकिन शायद वो खाकी पेंट वहाँ पे है, वहाँ डिस्प्ले में किया नहीं किया, लेकिन वो मुझे जो उनके पत्राचार देख के लगा था, मुझे पता नहीं वो सर्वाइव करने की, एक ही चीज़ वो उनके पास बची कि जो INA में उन्होंने खाकी पैंट पहनी, वो पैंट उनकी यहाँ पे थी, मौजूद थी। ये हमारे करस्पॉन्डेंस में कहीं आ रहा है, पता नहीं वो अभी बची कि उन्होंने फूंक दी। क्योंकि मेरा इंटेंशन ये है कि तो गवर्नमेंट का इंटेंशन है, गवर्नमेंट को किस बहाने निकालना है, तो ये उस सामान को डिस्ट्रॉय करने के चक्कर में, अगर वो आपको मुझे अलाउ कर देंगे देखना, तो बवाल मचेगा वहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए उसको सामान को उन्होंने बंद करके रखा हुआ है, किसी को देखने देते नहीं है। और जो कागज़ हैं वो आपके सड़ रहे हैं आपके वहाँ पे, वो डिस्ट्रॉय भी हो जाएंगे, कल को खबर है कि दिमाग खा गए, क्योंकि कागज़ इज़ मेन थिंग ना। अब मुझे एक बात बताइए ना कि आप ये खासकर मेरे वो भाई सुने जो संघ में और बीजेपी में है, कि हु वाज गुरु गोलवालकर जी? गुरु गोलवालकर जी वाज द सेकंड सरसंघ चालक ऑफ संघ। ठीक है, जो संघ आज देश में, आज अगर आप पुराने बात को ध्यान में रखें कि 1940 का भारत क्या था, 50, 60, 70 में क्या था, देश में क्या पॉलिटिक्स थी, कांग्रेस थी, पंडित जी थे, इंदिरा गांधी थी, ये थी, बाद में किसी को सपने में नहीं था पता, ख्याल था कि एक दिन संघ के लोग भारत का चलाएंगे, मोदी जी संघ से आते हैं। ठीक है, तो संघ को ये जो ताकत बनाने वाला डॉक्टर हेडगेवार ने फॉर्म किया था, लेकिन संघ की जो ताकत बनी है वो गुरु जी ने बनाई है, गोलवालकर जी ने। ठीक है, गुरु गोलवालकर RSS का मुखिया, जो भारत की सबसे बड़ी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। आपको लगता है वो किसी यूपी के रैंडम माँ बाप को चिट्ठी लिखेगा जो वहाँ से मिली है, और लिखेगा कि आपकी सेवा में शतश प्रणाम, और वो उस म्यूजियम में वो आप कह रहे हो चिट्ठी भी है? नहीं, उनके सामान में तो है, म्यूजियम में डिस्प्ले किया मुझे पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने म्यूजियम तो देखा नहीं पूरा, तो लेकिन वो सामान में है और वो रिकॉर्ड पर है। ठीक है, अभी है, वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई है। और भी है, मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, और उसमें है कि आपके सेवा में शतश प्रणाम, और जो आपने मुझे, मतलब वो ये लिख रहे हैं कि जो आपने मुझे ऑर्डर दिए थे वो मैं कर रहा हूँ। तो ऐसी कौन सी महान आत्मा पैदा होगी जिनके जाके संघ वाले पीछे। फिर बाद में अपने सुदर्शन जी जो संघ संचालक थे, उनके पब्लिक स्टेटमेंट है, संघ में सभी को पता है, आप किसी से बात कर लो ऊपर के लेवल में, छोटे मोटे बीजेपी के बंदे से बात करना, वो तो गांधी भक्ति में डूबे हुए। संघ में ऊपर के लोगों में सभी को मालूम है कि सुभाष बोस यहाँ पे थे।
पर मेरे ये समझाइए अनुज जी कि इतने दिन तक फिर वो सामने क्यों नहीं आए? अब वो अलग वो एक वो कॉमन वो देखिए, ये जो आपने उसमें अब 2 टॉपिक है, कब आए, कहाँ रहे, और आप बाहर क्यों नहीं निकल के आए, ये 3 टॉपिक है। ठीक है। तो ऑब्वियसली अब ये जो जो कई बार लोग मुझसे सवाल ये पूछते हैं कि ये तो बोल रहे वो तो ही कैन नॉट बी नेताजी, वो बाहर क्यों नहीं आया, नेताजी तो डरते नहीं किसी से करके, ऐसे वो का ये बोलने का तरीका होता है। मैं उनको ये बार बार याद दिलाता हूँ कि भैया ऐसा है, मैं न्यूयॉर्क से लेके लॉस एंजल्स तक मैं घाट घाट का पानी पी के आया हूँ। आप मुझे पागल समझते हो क्या? मुझे नहीं पता, ये सवाल आप जो पूछो ये मुझे ही पता है, ये बच्चों का सवाल है। एवरी पर्सन हु विल डू एनी बेसिक रिसर्च ऑन गुमनामी बाबा विल पुट दिस क्वेश्चन फर्स्ट कि भाई वो निकल के क्यों नहीं आए। ठीक है। ठीक है ना? प्रॉब्लम है उसको समझाने में टाइम चाहिए, बिकॉज ये ना मल्टी लेयर्ड है। अगर मैं आपको पुरानी बातें पुरानी अब मैं बोलूँ जी संपूर्णन जी उनके कांटेक्ट में थे, आज यूपी में कितने बच्चों को पता है कि संपूर्णन जी कौन थे? सेकंड मुख्यमंत्री थे यूपी के, गोविंद वल्लभ पंत के बाद में उनके नाम का संस्कृत महाविद्यालय है। संपूर्णन जी की दोस्ती सुभाष चंद्र बोस से बहुत पुरानी थी। आपको तभी उसका कॉन्टेक्ट समझ में आ गया कि वो कॉन्टेक्ट में क्यों थे भगवंत जी के। तो लेकिन अब मैं उनको ब्लेम नहीं करूँगा ना, हमें तो यहाँ मनमोहन सिंह लोग भूल गए। अभी तो आप बात कर रहे हो 50, 70, 80 साल पहले की, तो मुझे वो परतें खोलनी पड़ती। जैसे प्याज की आप परतें हटाओगे, आपको हटाना पड़ेगा। तो पहली बात ये, जब आप सवाल कोई पूछता है कि क्या वो आदमी सुभाष चंद्र बोस था, ठीक है जी, कि नहीं था, और सेकंड सवाल अगर नेताजी थे क्यों निकल के नहीं आए, तो मैं पहले सवाल को डील करूंगा, सेकंड में बाद में आऊँगा। लेकिन अगर मैं पहले सवाल को ही मैं पहले पकड़ लूँ कि हाँ यार इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर नेताजी टू लिव लाइक दिस, सो देयरफॉर ही वाज नॉट नेताजी, दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। पहले मैं ये देखूंगा कि क्या ये जो दावा किया जा रहा है कि ये आदमी नेताजी हो सकते हैं, क्या उसके पीछे कोई एविडेंस है या कोई रीज़न है कि नहीं है। अगर मुझे एविडेंस रीज़न मिलता है, नहीं मिलता, तो मेरी बला से वो यहाँ जाए वहाँ जाए बाहर आए, आई डोंट गिव अ डैम अबाउट इट। हाउ डू आई एम नॉट कंसर्न विद बाबा, मुझे बाबा में इंटरेस्ट भी नहीं है। ठीक है, तो ये जो सवाल लोग गलत उठाते हैं, आप पहले मत उठाइए। डोंट पुट दी कार्ट बिफोर द कैरेज बिफोर द हॉर्स। आप पहले ये पूछो कि क्या इस आदमी के नेताजी होने की कोई एविडेंस है। तो जब आपको बताया कि हाँ भी डीएनए का जो घोल है, ये है वो है, जब एक बार आपको एक कन्विक्शन आ रहा है कि हाँ यार ये पॉसिबिलिटी है, इट इज़ देन आई विल गेट इनटू द क्वेश्चन कि व्हाई ही डिड नॉट कम आउट। बिकॉज उसमें जब वो उनके खुद के स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। उनकी स्टेटमेंट की कोई वैल्यू अभी नहीं है, लेकिन एक बार आपने मानना शुरू कर दिया कि ये आदमी सुभाष चंद्र बोस हो सकता है, इट इज़ देन हिज स्टेटमेंट जो उसने वर्बली बोला है उसकी स्टेटमेंट्स की वैल्यू हो जाती है। एंड ऑफ कोर्स देयर बी अदर थिंग्स आल्सो ऑन रिकॉर्ड, हमने जो ढूंढ के निकाली है। ठीक है। तो वर्बली जो उनके मुंह से अब चक्कर है कि आप उसके अलग अलग सोर्सेज हैं कि उन्होंने क्या बोला। तो मोटा मोटा 3-4 सोर्स हैं गुमनामी बाबा को जानने के लिए। पहला सोर्स है उनके अपने हाथ के लिखे हुए लेटर, विच इज़ वेरी रेयर। ठीक है, तो एक तो वो सोर्स है इन्फॉर्मेशन के बाद। दूसरा ये कि उन्होंने अपने हाथ से लेटर लिखे हुए लेकिन किसी और को दिए। वो आदमी भी नॉर्मल आदमी नहीं, वो भी फ्रीडम फाइटर है, बड़ा आदमी है, उसकी भी एक रेपुटेशन सोसाइटी में। उसको ये बोला कि तू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को फूंक दे, बिकॉज वो अपनी ओरिजिनल छुपाते थे। तो उसने ओरिजिनल को जला दिया, लेकिन उसने अपने हाथ से कॉपी कर लिया उसको। सो दैट इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तीसरा ये, उन्होंने लोगों को अलाउ कर रखा था जो स्पेशली कलकत्ता से उनसे मिलने आते थे, जो पुराने फ्रीडम फाइटर की फैमिली के लोग थे या जो खुद फ्रीडम फाइटर थे बहुत बड़े, और उनको मालूम है कि वो किससे मिल रहे हैं, कि दे वर अलाउड टू टेक फुट नोट्स ऑफ हिज मिनट्स ऑफ हिज मीटिंग। तो हमारे पास में ऐसे मिनट्स ऑफ मीटिंग पड़े हैं। अब मिनट्स ऑफ मीटिंग में है कि एक आदमी को मिनट बनाना अच्छा आता है, एक को बनाना अच्छा नहीं आता। तो ये भी एक सोर्स इन्फॉर्मेशन है। और आखिरी सोर्स ये कि जो उन्होंने वर्बली मुंह से बोला और आपने सुना, मैंने सुना। आपकी उम्र छोटी है, मेरी उम्र बहुत बड़ी, तो शायद मेरी मेमोरी ज़्यादा शार्प है। तो ये 3 सोर्सेज है जिसके बेस पे हमें उनके बारे में पता चलता है। तो उन्होंने जो बात बोली है और उसको सपोर्ट करने के लिए कई केसेस में एविडेंस आपको निकल के आ रहे हैं देश विदेश से। ठीक है। उन्होंने ये बोला है कि प्लेन क्रैश की स्टोरी जो थी वो प्लांट की गई थी, और उन्होंने बोला कि साल 44 के आखिर में मैं सीक्रेटली, मैं मतलब नेताजी 8-10 दिन के लिए मैं गायब हो गया था। उस टाइम पे मैं रशिया चला गया था। तो नेताजी गायब हुए थे, कंफर्म है। बाद में रिपोर्ट्स इंटेलिजेंस की निकल के आ रही कि वो रशिया गए थे शायद। तो उसने कहा 44 के आखिर में मैं रशिया में सीक्रेटली गया था, और वहाँ मोटा मोटा सारा प्लान मेरा पहले बन गया था कि मैंने यहाँ पे शिफ्ट करना है, बिकॉज रशिया के अलावा कोई कंट्री मेरे को सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद मुझे संरक्षण नहीं देगा। फिर उसके बाद में फिर उन्होंने बताया कि प्लेन क्रैश की झूठी कहानी थी, मैं वहाँ गया ही नहीं वहाँ पे, और मैं रशिया में गया था। फिर जैसे उनके शब्द हैं कि स्टालिन डिड नॉट ट्रीट मी लाइक एन एनिमी, माई ओन पीपल डिड, कि स्टालिन ने मुझसे दुश्मनों की तरह व्यवहार नहीं किया, मेरे अपने लोगों ने किया। और वो डिटेल में बैठ कर के देखिए, जो सोवियत रशिया में वो जो साइबेरियन कैंप है जिसको गुलाग कहते हैं, रशिया में जो कंसंट्रेशन कैंप वो करते थे, इसके बारे में दुनिया को मालूम चला है जब
1970s में किताब आई थी गुलाग आर्किपेलागो, बड़ी फेमस, अलेक्जेंडर सोल्जनसिन की बुक थी, बड़ी फेमस बुक है, उसको मेरे ख्याल से नोबेल प्राइज़ मिला था बाद में। रशियन था, उसने बताया कि गुलाग होते क्या, पहले तो वो था ना आयरन कर्टन था कि रशिया के अंदर आजकल का जमाना तो इंटरनेट का ज़माना है, आपको मालूम चल रहा है दुनिया में क्या कर रहा है, पहले किसी को मालूम था नहीं, और रशिया बिल्कुल बंद था, आयरन कर्टन बोलते थे वहाँ पे। पर ये बाबा बैठ कर के यूपी के अंदर बताता था कि साइबेरिया के अंदर जो कंसंट्रेशन कैंप है वहाँ पे क्या चलता है, क्या होता है, क्या वहाँ पे ये होता है। तो इस टू टॉक अबाउट हिज बीइंग इन साइबेरिया, कि वहाँ छुपा रखा था, मैं लोगों से मिलता था करके। फिर उसके बाद में उन्होंने बोला कि वो जो उन्होंने बोला है या जो हमें इम्प्लाई किया, अंडरस्टैंडिंग किया कि 1951 के आसपास वो भारत में एंटर करें, ठीक है। एंड ही पॉसिबली केम टू द नेपाल साइड, मानसरोवर से वहाँ से पैदल आए थे, तो वहाँ से वो यहाँ पर आए। उसके बाद में जो इनिशियल पीरियड था वो आगे जो बड़ी स्केची इन्फॉर्मेशन हमको निकल के आ रही कि ऑब्वियसली ये शक्ल छुपा के रखते थे अपनी, बात नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे आपसे, लेकिन लोगों को शक तो हो जाएगा ना, किसी ने उनको देख लिया, शक्ल देख ली, निकलते रात को तो सिर्फ कभी कभी गायब हो जाए, लोगों ने देखा गाड़ियाँ आ रही हैं बड़ रहे लोगों की, मुख्यमंत्री की गाड़ी आई है, तो जब ऐसा कोई भी शक वाली बात हो जाए तो ये बंदा घर जगह छोड़ के भाग जाए। तो जहाँ आप उसको नेताजी से लिंक करोगे या आपको शक होगा कि ये आदमी जो दिखाई दे रहा है वो है नहीं, ही वुड लीव दैट हाउस इवन दो ही लिव इन अ वेरी डेसोलेट एरियाज। तो वो अलग 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 जगहों में थे, वो मैनपुरी में दिखाई दिए, एटा में थे, मैनपुरी में थे, उसके बाद में वेरी ब्रीफ पीरियड ही वॉज इन मध्य प्रदेश, बट आई डू नॉट नो वेयर, बट मोस्टली इन यूपी ओनली। उसके बाद में फिर आपका नैमिषारण्य, लखनऊ में थे 55 में, नैमिषारण्य में थे, बस्ती में थे, अयोध्या में थे, फिर फैजाबाद में आए, फिर वापस अयोध्या, ऐसे करके। तो ये बहुत जगह छोड़ी है, बहुत जगह उन्होंने ही वॉज ऑलवेज कॉन्स्टेंटली ऑन द मूवी। बहुत गलत बात बोलने वाली है, लेकिन जैसे ओसामा बिन लादेन बच के भाग रहा हो वैसे ही तो वो आदमी, क्यों लेकिन? ही वॉज सेइंग ही वॉज रनिंग अवे, ही सेड कि मेरे पीछे लोग पड़े हुए हैं, फॉरेन इंटेलिजेंस के लोग पड़े हुए हैं, तो छुपने के लिए ये जगह है, नंबर 1। नंबर 2, एक उन्होंने उनके एक लेटर में, उनके जो लेटर मिले हैं उसमें उन्होंने मेंशन किया, फॉर एग्जांपल वो एक चिट्ठी लिख रहे हैं कलकत्ता में किसी बड़े सीनियर फ्रीडम फाइटर को, कि जब से भूत, मतलब अपनी अपने को भूत बोलते हैं ना, कि जब से भूत वापस आया है 25 बार मैं बाहर गया हूँ, मतलब वो द रीज़न वाई ही स्टेड इन दिस एरिया ऑफ लखनऊ यूपी वगैरह, क्योंकि ये सारे नेपाल बॉर्डर के बहुत पास में थे, ठीक है। तो वहाँ से वो नेपाल से निकल के वो बाहर निकल जाते थे, एंड अकॉर्डिंग टू हिम उसको रशियंस और बाद में चाइनीज़ उनको लेके चले जाते थे। तो उनकी अगर गुमनामी बाबा की स्टोरी में यकीन किया जाए, रशियंस एंड चाइनीज़ वर अवेयर दैट ही वाज हियर। फिर उन्होंने बोला कि अलग अलग जगहों पे वो जाते थे, अलग अलग, उन्होंने विदेशों का जिक्र किया है कि मैं वहाँ था, यहाँ था।